अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पीले तरबूज की खेती से किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। लीची के बाग में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है। गर्मी के हिसाब से फलों और सब्जियों की बिक्री शुरू हो गई है। इस सीजन में खीरा, ककड़ी और तरबूज की खूब बिक्री होती है। बाजार में लाल तरबूज दिखते हैं जिसकी भारी मांग होती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि पीला तरबूज भी होता है जिसका टेस्ट लाल वाले से ज्यादा मीठा होता है। पीले तरबूज की मिठास लाल तरबूज से ज्यादा होने के साथ पोषक तत्वों में भरपूर है। लाल तरबूज की तरह इस तरबूज का बाहरी छिलका भी हरा है, लेकिन काटने पर अंदर पीला दिखता है। दरअसल इन दिनों हजारीबाग के कटक मदाग प्रखंड अंतर्गत पुंदरी गांव के किसान पीले तरबूज की खेती कर रहे हैं और इस तरबूज से अच्छी कमाई भी हो रही है। लोगों के लिए ये नई उपज है और पारंपरिक उपज से हटकर है, इसलिए बेचने पर अच्छा पैसा मिल रहा है। जैसे जैसे गर्मियां चढ़ेगी इसकी कमाई और बढ़ती जाएगी। देखिए हजारीबाग के संवाददाता सुशांत सिंह की रिपोर्ट। झारखंड का हजारीबाग जिला कृषि प्रधान जिलों में से एक माना जाता है। हजारीबाग के संघर्षशील किसान आज विभिन्न प्रकार की खेती कर राज्य के साथ साथ देश स्तर पर नाम रोशन कर रहे हैं। दरअसल आपने गर्मी के मौसम में लाल तरबूज तो खाया ही होगा, लेकिन पीले तरबूज से आज भी कई लोग अछूते हैं। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड अंतर्गत पुंदरी गांव में इन दिनों किसान लगभग 14 एकड़ क्षेत्र पर कृषि योग्य भूमि पर पीले तरबूज की खेती की शुरुआत की है, जिसकी बाजार में अत्यधिक मांग भी देखी जा रही है। झारखंड का हजारीबाग जिला खेती के क्षेत्र में सर्वोच्च माना जाता है। यहाँ पे कई प्रकार की खेती की जाती है, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है और ऐसे मौसम में तरबूजे की मांग बाजार में बढ़ गई है। हालांकि आपने लाल तरबूज तो खाया ही होगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पीले तरबूज की। तो देख रहे हैं सीधे तौर पर अभी हम उसी खेत में पहुंचे हुए हैं जहां पर पीले तरबूज की खेती की जा रही है। लेकिन हम यहाँ के सीधे किसान से जानेंगे कि आखिर जो लाल तरबूज की जो खेती है वो उसके अपेक्षा यह जो है कितनी चैलेंजेस होती है। लाल तरबूज तो पहले हम लोग उगाते थे, लेकिन पीला तरबूज में थोड़ा पौष्टिक ज़्यादा है और ये कुछ नया वैरायटी है जो आदमी लोगों को खाने में थोड़ा अच्छा लगता है और देखने के लिए लगेगा कि मन को थोड़ा चाहत बढ़ेगा। यही है इसकी खासियत। और कुछ मार्केट में कुछ नया आता है तो उसका रियल में कि उसका रेट कुछ मिलता है ज़्यादा और बढ़ता भी है। पीला तरबूज लो कोलेस्ट्रॉल फ्रूट है। इसमें पानी के साथ साथ विटामिन बी और विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है।
पौष्टिक, विटामिन एवं कई गुणों से भरपूर होने की वजह से लाल तरबूज की अपेक्षा पीले तरबूज की कीमत थोड़ी अधिक है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो खेती में निरंतर बदलाव हो रहा है उस बदलाव को कैसे हमेशा कायम किया जाए, क्योंकि किसान एक जो परंपरागत खेती है उसको कर कर के और उसका भी एक तो होता है कि रुझान खत्म हो जाता है। किसान को जब हम लोग नए तकनीक, नए फसल के बारे में बताते हैं तो किसानों को जिज्ञासा होता है और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो अच्छा होता है। अगर हम बात करें लाल तरबूज को लेकर तो लाल तरबूज आजकल 10 रुपए केजी बिक रहा है, लेकिन अगर वही पीला तरबूज अगर मार्केट में ले तो 20 से 25 रुपए केजी इसका तरबूज का दाम है। खासियत इसकी ये है कि इस पीला तरबूज में विटामिन बी, सी, ए भरपूर रूप में मात्रा में पाया जाता है, जिसके शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म जो हो इंक्रीज करने में ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। हजारीबाग के किसानों ने फिलहाल 14 एकड़ भूमि पर पीले तरबूज की खेती की, लेकिन आने वाले समय में बाजार में बढ़ते मांग को लेकर और भी अधिक क्षेत्रफल में खेती करने की बात कर रहे हैं। पीले तरबूज की मांग भी काफी अच्छी है और दूसरे जिलों में भी हजारीबाग से सप्लाई की जा रही है। लाल तरबूज की अपेक्षा किसानों को पीले तरबूज पर 5 से 10 रुपए अधिक कीमत का मूल्य मिल जाता है। हालांकि जो लाल तरबूज है उसके अपेक्षा इस तरबूज जो पीले तरबूज है इसमें विटामिन ज्यादा है, साथ ही साथ मानव शरीर के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। आपको हम बता दें अगर इसकी दर की बात करें तो थोड़ी सी दर लाल तरबूज की अपेक्षा ज्यादा है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि अगर थोड़ी सी दर ज्यादा है तो यह कहीं ना कहीं पूरे तरीके से लाभदायक माना जा रहा है और हजारीबाग के बाजारों में खासकर इसका डिमांड अधिक देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। लीची के बाग इस समय फूलों और फलों से लदे हैं और इन बागों से अच्छी क्वालिटी का अधिक फलन हो, इसके अभी कुछ जरूरी प्रबंधन जैसे फलों को झड़ने से रोकना, कीट और रोग व्याधियों से फसल को बचाना प्रमुख है, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत झंझारपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा। जैसा कि अभी जो समय चल रहा है वो लीची उत्पादन का चल रहा है, कुछ अगले महीने में उसका तुड़ाई का भी समय आ जाएगा, तो उसके लिए हमको अच्छी क्वालिटी के फल कैसे प्राप्त किया जाए उसके लिए कुछ टिप्स हैं। जैसे कि सबसे पहला तो बेसिक है कि पौधा अगर स्वस्थ रहेगा तभी फल अच्छे मिलेंगे, तो उसके लिए हमको पोषक तत्व का भी ध्यान रखना है कि एक वर्ष में लीची के पौधे को 500 ग्राम नाइट्रोजन और 500 ग्राम फास्फोरस और 300 ग्राम लगभग हमको पोटेशियम का एप्लीकेशन करना है। दूसरा आ जाता है कि इसमें फ्रूट ड्रॉप का भी समस्या आता है कि फल गिरने शुरू हो जाते हैं सेटिंग के बाद में। लीची के बाग में फूलों और फलों का झड़ना समस्या है, लेकिन जब अधिक मात्रा में फूल और फल झड़ने लगे तब इसके नियंत्रण पर ध्यान देने की जरूरत होती है। वैसे तो फूल और फल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन तापमान में उतार चढ़ाव, हार्मोन्स का संतुलन, पोषक तत्वों की कमी, गलत समय पर सिंचाई, तेज हवाओं और कीड़े व रोगों का प्रकोप मुख्य कारण हैं। तो उसके लिए हमको NAA जो आता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का 20 ppm हमको स्प्रे करना है फ्रूट सेटिंग के बाद में, कम से कम 2 स्प्रे करना है उसमें 15 दिन के अंतराल पे। इससे हमको फ्रूट सेटिंग ज़्यादा होगी और फलों का गिरना कम होगा। तीसरा हमने एक और समस्या ऑब्जर्व की है कि जैसे कि फल को फटना शुरू हो जाता है जब मैच्योरिटी स्टेज से आगे की तरफ जाते हैं, तो उसके लिए हमको फ्रूट सेटिंग के बाद से पिट हार्डनिंग की स्टेज तक कम से कम 0.4 से 0.5%
जिंक और बोरान का हमको कम से कम 3-4 स्प्रे देना है 15 दिन के अंतराल पर। इससे हमारा फलों का फटना काफ़ी हद तक कम होगा। और दूसरा, फलों का फटना जो है वो इंटीग्रेटेड एक अप्रोच होता है, जैसे उसमें न्यूट्रिशनल भी और हमारा मॉइस्चर भी, ये बहुत सारे कारक उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। फूल आते समय पौधों पर कीटनाशी दवा का छिड़काव ना करें और बगीचे में पर्याप्त संख्या में मधुमक्खी के छत्ते रखें। फल लगने के 1 सप्ताह बाद NAA 20 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का एक छिड़काव करने से फूलों और फलों को झड़ने से रोका जा सकता है। हमारे ऑर्चर्ड में नमी भी पर्याप्त मात्रा में बरकरार है, इसके लिए हमको फरवरी से लेके मई जून तक अच्छे से नमी बनाए रखने के लिए हमको सिंचाई भी करते रहना है। फरवरी में हमको 3 वीक के अंतराल पर सिंचाई देना है, लेकिन जैसे जैसे कम समय बढ़ता जाएगा, अप्रैल में हमको इसको 10 दिन के, अप्रैल या मई में हमको तुड़ाई के समय पर 10 दिन के अंतराल तक ले आना है। एक और समस्या आती है किसान भाइयों के पास, जब फल एकदम पककर तैयार होने वाले होते हैं तो उसमें उस समय एक आता है फल छेदक की समस्या। फल छेदक की पहचान के लिए हम देख सकते हैं कि तने के जहाँ फल लगा हुआ होता है उसमें तने के पास कुछ उसका मल जैसा बाहर निकलता हुआ दिखता है। इसको हम कंट्रोल करेंगे तो हमको अच्छी उपज मिल जाएगी। तो उसके लिए किसान भाइयों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि मैच्योरिटी स्टेज में पिट हार्डनिंग मान के चलिए कि तुड़ाई से लगभग 40 दिन पहले 2 स्प्रे देना है 15 दिन के अंतराल पर, साइपरमेथ्रिन के 0.02% के। इससे हमारा फल छेदक की समस्या उसमें कम हो जाएगी। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। खेती में बढ़ते रासायनिक उर्वरकों के कारण आज किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है और जैविक खेती करके किसान गुणवत्ता युक्त अच्छी आय भी ले रहे हैं। आज हम आपको राजस्थान के करौली टोडाभीम कस्बा के रंगलाल का पुरा निवासी कुलवंत मीना से मिलवाने वाले हैं, जो बैंक में नौकरी करने के साथ ही वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर अपनी फसलों में उपयोग में ले रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं कि किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। बैंक में नौकरी के साथ साथ खेती में भी कमाल। करौली का ये युवा किसान पूरे इलाके के लोगों के लिए मिसाल बना हुआ है। नाम है कुलवंत मीना, गांव टोडाभीम इलाके का रंगलाल का पुरा। कुलवंत की खेती की खासियत ये है कि वे अपने खेतों में रासायनिक खादों की जगह जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है और जो भी उत्पाद पैदा होते हैं वो पूरी तरह दोष रहित होते हैं। कुलवंत मीना अपने घर के पास फार्म हाउस पर जैविक खाद तैयार करते हैं। इस कार्य में उनको उनके चाचा, भाइयों सहित पूरे परिवार का सहयोग मिल रहा है। मैं न्यूज पढ़ता रहता था, काफी बार मैंने देखा कि जैविक किसान को कैंसर हो गया। किसान एक बहुत मेहनती आदमी होता है, अगर उसको कैंसर होने लगा तो सब किसी को भी कैंसर हो सकता है। तो मैं न्यूज देखता था, उसके बाद मुझे पता चला कि न्यूज में जैसे पता लगता था कि खाद हो गए, रासायनिक खाद हो गए, उनसे सबसे ज़्यादा नुकसान किसान को खुद को ही हो रहा है। और लोगों को तो हो रहा है, लेकिन किसान को खुद को भी उन चीज़ों का बहुत नुकसान है। किसान इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। आसपास के जो लोग हैं उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, उन्होंने लगा कि हम गोबर में काम कर रहे हैं। तो
परेशानियों का सामना, हंसी मजाक तो ये तो चलता रहता है, पर जब हम सोचते हैं कि जब हमारी बहन बेटी माताएं जब गोबर का काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, इसलिए ये सोच के हमने काम किया। तो इन चीज़ों को देखने के बाद मैंने फिर थोड़ा पढ़ा, उसके बाद मुझे पता लगा कि हम जैविक खेती कर सकते हैं। सरकार भी इसके ऊपर बार बार फोकस कर रही है, जोर दे रही है, और फिर हमने थोड़ा प्लान बनाया। मेरे चाचा जो किसान हैं, मैंने उनसे बात की, उनको थोड़ा समझाया, तो चाचा ने इसमें पूरा मेरा सहयोग किया। और फिर हमने आज 5 महीने पहले लगभग हमने बर्मी लेके आए हम जयपुर से। तो डालने से पहले उसको 2-3 बार पानी से उसको पानी डालना पड़ता है, 2-4 बार, ताकि उसमें जो गैस होती है, नमी, वो गर्मी होती है, वो निकल जाती है, ताकि केंचुओं को उनसे नुकसान नहीं हो। शुरू में 3 बेड लगाए थे और आज लगभग 5 महीने हो गए, हमारे पास 18-20 बेड हैं और काफिला बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। जैविक खाद बनाने के लिए देखो, आप देख रहे होंगे यहाँ ये 27 फुट का बेड है, ये 1.5 फुट ऊंचा होता है और लगभग 2.5 फुट चौड़ा होता है। तो उसमें ना गोबर को जमा दिया जाता है, जमाने के बाद उसमें ऊपर केंचुए छोड़े जाते हैं, ऊपर से हम फिर उनको ढक देते हैं, जैसे ताकि कोई पक्षी नहीं खाए या कोई जानवर नहीं खाए। तो जैसे हम देख सकते हैं ढके हुए हैं, तो ढकने के बाद केंचुए बाहर नहीं निकल पाते और उनको भी एक बराबर, जैसे धूप तेज है तो उनको नमी मिलती रहती है। डालने के बाद पानी देना पड़ता है उनको रेगुलर। तो उनको हम डालने के बाद हम ये प्रोसेस शुरू कर देते हैं। ये पूरा बेड तैयार होने में कम से कम 60 से और 90 दिन लग जाते हैं। जैसे हमने एक बेड, हमारा बेड तैयार होने में हमें जैसे 70 दिन लग गए, तो 70 दिन के बाद हम केंचुए देखेंगे ना, तो हमें उसके डबल से ट्रिपल हमें केंचुए मिल जाएंगे। और अब आप देख सकते हो, कम से कम मेरे पास ना 5-6 कुंटल केंचुए होंगे, ज़्यादा ही होंगे, उससे ज़्यादा, जैसे बेडों की संख्या के हिसाब से। और ऑनलाइन मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और खुद की फसल में दे रहा हूँ। अब आप इधर देख सकते हो, मेरी खुद की है, खेती बाड़ी लगी हुई है, सारा ऑर्गेनिक खेती हम करते हैं, ऑर्गेनिक फसल भी उगाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां भी। हम पिछले 4 महीने से बाजार से सब्जी नहीं खा रहे हैं, हम ऑर्गेनिक सब्जी खा रहे हैं, एकदम शुद्ध ताजा। कुलवंत जैविक खाद का प्रयोग अपने खेतों में तो करते ही हैं, इसकी बिक्री से भी लाभ कमा रहे हैं। कुलवंत का कहना है कि रासायनिक खाद और अन्य दवाओं का खेती में उपयोग करने से जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है, साथ ही दूषित अनाज से कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। ऐसे में कुलवंत किसानों को जैविक खाद का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि जैविक खाद तैयार करने के लिए सरकार की ओर से भी बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए सरकार किसानों को अनुदान भी दे रही है। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा खुद, अगर सेल मत हो, अगर सेलिंग के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से सोचोगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हम ये सोचो कि हमें खुद को करना है, खुद के खेतों में हमें मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें उगानी है। अगर ऑर्गेनिक फसल आप खाओगे तो आप खुद एक बार आप ऑर्गेनिक सब्जी खा के देखो, आप खुद को पता लग जाएगा। हम जो असली टेस्ट है ना सब्जियों का, जो भी है, हम भूल चुके हैं। हमें असली टेस्ट हमें आज तक मालूम नहीं है। अब हमें खाने के बाद हमें पता चला कि असली टेस्ट सब्जियों में ऐसा आता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव अजनौल, जिला समस्तीपुर के राम सिंह ने। आपने दूधिया मशरूम उगाने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को दूधिया मशरूम के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको धान पुआल की चयन कर लेना होगा, इसका बिचाली को चयन कर लेना होगा, माध्यम को चयन कर लेना होगा। ये उसका ज़्यादा भिंगा हुआ भी नहीं होनी चाहिए, ताज़ी होनी चाहिए, सूखा हुआ होनी चाहिए। इसको 1 से 1.5 इंच साइज में काट लें। काटने के लिए भी जैसे यहाँ हमारे यहाँ तो मशीन से काटी जाती है, लेकिन जैसे जिसके पास मशीन नहीं है तो हाथ वाला जो मशीन है उससे भी काट सकते हैं। काटने के बाद फिर हम लोग स्लाइस कर लेते हैं, बीज संक्रमित कर लेते हैं। बीज संक्रमित करने के लिए भी 2 विधियाँ हैं। एक तो उबाल करके कर सकते हैं, या अगर मान लिया हम ज़्यादा बैग बना रहे हैं तो केमिकल रसायन विधि द्वारा हम लोग इसका स्लाइस करते हैं, बीज संक्रमित करते हैं। और मिश्रण को 4% फॉर्मेलिन 100 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी व 0.1% बाविस्टिन के घोल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी से गीला कर ऊपर से पॉलीथीन शीट से 7 से 9 दिन तक ढक दे। ये पानी जो है ना, 100 लीटर पानी है, करीब 10 से 12 केजी
चॉप्ड स्ट्रॉ जो कटा हुआ कुट्टी के लिए उपयुक्त है। तो ये सब प्रक्रिया जो है ना शाम में ही हम लोग करते हैं। छोड़ने के बाद फिर सवेरे पानी नितार करके उसको कोई पक्का पर्स हो या कोई, चूँकि पक्का पर्स नहीं है तो आजकल तो पॉलीथीन का, प्लास्टिक का पॉलीथीन का शीट बहुत जगह मिलती है, उसी में आप उसको ले करके उसमें पतली ताप में फैला करके सुखा दीजिए। चलाने के बाद बीच में आपको इसका टेस्ट कर लेना होगा, चेक कर लेना होगा इसमें नमी, बहुत ज़्यादा नमी तो नहीं है या बहुत ज़्यादा सूख तो नहीं गया। तो इसके लिए आपको एक मुट्ठी ले करके दबाइए। दबाने के बाद फिर आपको हथेली में आपको नमी का एहसास होने तक ये आपको सुखाना है। केसिंग मिश्रण केसिंग करने के 1 सप्ताह पहले तैयार करते हैं। केसिंग मिश्रण तैयार करने के लिए 3 से 4 भाग दोमट मिट्टी व 1 से 4 भाग बालू मिट्टी को मिलाएं। अब इस मिश्रण के वजन का 10% चाक पाउडर मिलाएं और मिश्रण को 4% फॉर्मेलिन 100 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी व 0.1% 1 ग्राम प्रति लीटर पानी से गीला कर ऊपर से पॉलीथीन शीट से 7 से 9 दिन तक ढक दें। और जहाँ पर आप बिजाई करेंगे उस स्थान को भी आप साफ सुथरा कर लीजिए। जैसे पक्का पर्स में आप साफ सुथरा कर रहे हैं या पॉलीथीन में ही आप स्पोनिंग कर रहे हैं, बिजाई कर रहे हैं, उस स्थान को भी आपको साफ कर लीजिए। तो चूँकि पीपीपी बैग अलग अलग साइज़ का आकार का रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 60 × 40 सेंटीमीटर साइज़ का आकार का हम लोग पीपीपी बैग हम लोग यहाँ प्रयोग में लाते हैं। तो इससे छोटा भी रहता है, बड़ा भी रहता है, तो हम लोग मीडियम साइज़ का हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हाफ मुट्ठी लेकर के इसमें स्पून लेकर के इसमें नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो स्लाइस कुट्टी है उसको भरते जाते हैं। भरने के बाद फिर मैं आपको 5-6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दिए, 3 से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक हम लोग भर दिए। भरने के बाद फिर हल्का हल्का दबाना है और किनारे थोड़ा सा गड्ढा कर देते हैं। उसके बाद एक मुट्ठी लेकर के किनारे उसी गड्ढा में गिराते जाते हैं। उसके बाद बीच में भी थोड़ी सी स्पून हम लोग बिखेर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग भर देते हैं कुट्टी को। इस तरह से आपका 5-6 लेयर बन जाता है। लास्ट लेयर में पूरी सतह में मशरूम को हमने स्पून को बिखेर देते हैं और एक मुट्ठी कुट्टी लेकर के इसे ढक देते हैं। ढकने के बाद फिर इसको बंद करने का ये तरीका है, दोनों हाथों से समेटते हुए मुंह को खुला रखते हुए थोड़ा सा हल्का सा दबाएंगे ताकि एयर निकल जाए, यानी कि हवा जो भी अंदर है वो निकल जाएगा। इस तरह से आपने बंद कर दिए। ऊपर से टाइट से बांध दीजिए, रबर बैंड से बांध देने के बाद फिर आपका अब तो दोनों तरफ ऊपर भी बंद हो गया, नीचे भी बंद होगा। हम ऐसे रखेंगे तो फिर आपका सब फंगस वगैरह सब मर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग फिर एरेशन करने के लिए हवा आने जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छेदा कर देते हैं। लकड़ी का नुकीला भाग लेकर के उससे हम छेद कर देते हैं। ऊपर और साइड में 15-20 जगह छेदा कर देते हैं। और चूँकि जैसे 18 से 20 दिन में माइसिलियम पूरी तरह से इसमें फैल जाता है, चिपक जाएगा। 18 से 20 दिन में माइसिलियम कंप्लीट हो जाएगा पूरी कुट्टी में। केसिंग करने के 24 घंटे पूर्व ही केसिंग मिश्रण से पॉलीथीन हटाएं और मिश्रण को बेलचे से उलट पलट दें ताकि फॉर्मेलिन की गंध निकल जाए। इस प्रकार तैयार केसिंग मिश्रण की 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी परत बीज फैले हुए बैग के मुंह को खोलकर सतह को चौरस कर बिछा देते हैं। इस दौरान तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस और नमी 80 से 90% बनाए रखते हैं। लगभग 10 से 12 दिनों में कवक जाल यानी बीज के तंतु केसिंग मिश्रण में फैल जाते हैं। यह आपको केसिंग मिश्रण तैयार हो गया। तैयार होने के बाद फिर आप इसको जो आपका कटा हुआ है बैग उसके ऊपर उसको समतल करके थोड़ा सा क्रॉच करके उसको समतल करके इसके ऊपर केसिंग मिश्रण को हम लोग केसिंग मिश्रण का परत जो है ना उसको बिछा देते हैं। क्योंकि उस दिन तो फिर हम लोग दूसरे दिन से हम लोग पानी का छिड़काव कर सकते हैं। इसके जैसे आपने ये रख दिए, ये उसके रखने के बाद फिर केसिंग मिश्रण डालने के बाद फिर आपको प्रोडक्शन हॉल में रखना है, जहाँ पर पानी का छिड़काव होता है, पानी का फुहारा दिया जाता है। इस तरह से हमने रखने के लिए वहाँ पर प्रोडक्शन हॉल में हम लोग रख देते हैं। प्रोडक्शन हॉल में भी आपका बांस का रैक भी रख सकते हैं या आपका हमने हैंगिंग सिस्टम या हमने टांग सकते हैं या रैक में रख सकते हैं। इस तरह से हमने इसको अपनी सुविधा अनुसार रैक बांस का रैक भी बना सकते हैं जो हमने कम कीमत पर कम लागत पर आपको हमने ये होगी। और तोड़ने का भी ये पर्पस, तोड़ने का भी एक तरीका है, जैसे उसको पकड़ा करके थोड़ा सा हमने उसको घुमा दीजिए, घुमाने के बाद उसको पूरी तरह से निकल जाएगा। क्योंकि इसका भी डिमांड काफ़ी है आज का डेट में। मशरूम कोई आज नई चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा
लोग उत्पादन कर ही रहे हैं। और जैसे एक बैग से करीब 1 से 1.5 kg मशरूम उत्पादन होता है। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव हरनगर, जिला कटिहार के ओमकार यादव ने। आपने पावर टिलर यंत्र के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि अभी खेती में भी मशीनीकरण का दौर चल रहा है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे जो किसान हैं वो लघु वर्ग के और मध्यम वर्ग के किसान हैं। ऐसे में उन्हें जो है वो भारी मशीन की जो भारी कीमत है उनके बारे में उन्हें थोड़ा सा नुकसान होता है। वो तो इस अवस्था में वो जो है एक जो सबसे उपयोगी उनके लिए मशीन है जो कम दाम में उनके लिए उपलब्ध है बाजार में, वो है पावर टिलर मशीन कि 8 HP से जो ऊपर ट्रैक्टर है ये उनके लिए है। हालांकि ये आपके ट्रैक्टर, ये जो आपके पावर टिलर होते हैं वे कई बहुत सारे HP में आते हैं, जैसे कि आपका 8.5 HP से लेके ये 15 HP तक है। लेकिन किसान भाई जो है वो ज़्यादातर आपका 13 से 15 HP के पावर टिलर इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक भारत में खेती करना सबके बस की बात नहीं रह गई है। बढ़ते तेल की कीमतों और खेतों की महंगी जुताई सिंचाई में अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि उन किसानों को अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पावर टिलर किसानों के काम को बेहद हद तक आसान बना देता है। ये मशीन की और भी है कि जो प्लेन एरिया में तथा जो थोड़ा हिली एरिया है वहाँ पे भी इस मशीन का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन को चलाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपके खेत में कंकड़ पत्थर हो कोई बहुत, तो उस समय आप उनको पहले हटा लें अपने हाथों से, उसके बाद इस मशीन को चलाएं, अन्यथा आपके जिसके जो ब्लेड्स हैं वो टूटने की समस्या आ सकती है। एवं जैसे इस मशीन की और जो एक विशेषता है कि आप जिन खेतों में बागवानी फसलें लगे हैं आम के, वहाँ पे आपके ट्रैक्टर अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप पावर टिलर के द्वारा आप उस खेत में जुताई कर सकते हैं। इसके बाद इस मशीन की जो इस मशीन के बारे में थोड़ा और मैं बता दूं कि इस मशीन की जो कीमत होती है वो लगभग बाजार में आपको 1.5 लाख से 2.5 लाख 3 लाख के लगभग आती है। इस मशीन के लिए कुछ गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी भी दे रही है किसानों को। तो किसान, ये 2 तरीके की सब्सिडी है। एक तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है किसानों को, जो कि स्मैम सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के द्वारा, और एक बिहार गवर्नमेंट जो है वो आपको सब्सिडी दे रही है। बिहार गवर्नमेंट के लिए जो सब्सिडी दे रही है वो आपका सामान्य वर्ग के लिए मैक्सिमम 40% सब्सिडी है, और जो आपकी जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए सब्सिडी मैक्सिमम 50% है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।